जी, आई होप कि स्क्रीन जो है वो क्लियर है आपके पास। और दिस इज व्हाट वी discussed in the last class, waterfall model, and we talked about the fact that waterfall model is one model which is used for large projects, large as in where you have to complete the a large project, or the project is widespread between different geographic locations as well. Right, so again the waterfall model, obviously वही processes हैं, requirement definition है, software system and software design है, implementation unit testing है, integration and system testing है, operation and maintenance है. We have talked about all these in detail as well. जो separate identified phases हैं in waterfall model में, उनमें एक एक जो model क्या phase है उस पर हम बात कर चुके हैं. Obviously there are some drawbacks of every model and there are some advantages of every model. The main drawback of waterfall model is the difficulty of accommodating change after the process is underway. यानी एक दफा आप process शुरू कर दें तो उसके बाद change को accommodate करना, change को इसमें integrate करना, that is what becomes almost impossible. फिर हमने problems discuss की थी, फिर हमने उसके advantages भी discuss किए थे. ठीक है. अच्छा, जबकि incremental development में which is another model, एक हमने plan driven approaches की बात की थी और दूसरी हमने इंक्रीमेंटल अप्रोचेस या इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट की बात की. इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट में स्पेसिफिकेशन डेवलपमेंट एंड वैलिडेशन, दे आर कंकरेंट एक्टिविटीज, दैट इज दे आर हैपनिंग एट द सेम टाइम. आपके पास थोड़ी स्पेसिफिकेशंस आती हैं, आप थोड़ी डेवलपमेंट कर लेते हैं, उसके बाद आप उसी की वैलिडेशन कर लेते हैं और फिर दोबारा और स्पेसिफिकेशन आ जाती हैं, तो फिर आगे बढ़ते हैं. बिल्कुल इसी तरह जैसे आप आप वाटरफॉल मॉडल में करते हैं, लेकिन क्योंकि इसमें स्पेसिफिकेशंस बीच में भी आ जाती हैं, बाद में भी आ सकती हैं, तो आप उसको कंटिन्यूसली इंप्रूव करते रहते हैं और जो आउटपुट होता है स्पेसिफिकेशन के बाद फिर इनिशियल वर्जन आता है, फिर इंटरमीडिएट वर्जन आते हैं, वैलिडेशन के बाद. हाँ ये तो खुली है. Today University of Karachi shall remain open. हमारे डिपार्टमेंट और हमारी क्लासेस स्टार्ट हो रही आ हैं, रही है आपको और ये ताकि आप सब अपने अपने माइक्स को प्लीज म्यूट रखिए. अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं करना, अगर क्वेश्चन करना है तो यू कैन अनम्यूट योर माइक. ठीक है. तो दैट वाज इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट. हमने इसमें एक ट्रेन भी बनाई थी, डेवलपमेंट ट्रेन, उसके हवाले से भी बात की थी. ऑब्वियसली इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट के जो चैलेंजेस हैं उसमें इंपॉर्टेंट एक चीज ये है कि द प्रोसेस इज नॉट विजिबल. मैनेजर्स नीड रेगुलर डिलीवरेबल्स टू मेजर प्रोग्रेस. क्योंकि आप बार बार स्पेसिफिकेशंस ले रहे होते हैं, बार बार रिक्वायरमेंट्स को आप कस्टमर से गैदर कर रहे होते हैं, तो ऑब्वियसली जो प्रोग्रेस का मेजर है, दैट मेजर इज अ डिलीवरेबल. यानी आप ये नहीं देख के नहीं कह सकते किसी को कि हाँ भाई बहुत अच्छा काम हो रहा है, जब तक आपके हाथ में कोई डिलीवरेबल नहीं आता, यानी कोई प्रोडक्ट का प्रोटोटाइप या ऐसा वर्जन जो कि उतना काम कर रहा हो जितनी आपने रिक्वायरमेंट्स दी हुई हैं. एंड वेरी इंपॉर्टेंट disadvantage is that again that system structure tends to degrade as new increments are added. ये आपको याद होगा, हमने लास्ट क्लास में भी बात की थी कि because requirements are not known initially, आप जैसे एक बिल्डिंग बना रहे हैं, आपने कहा कि जी अभी पता नहीं है कितनी मंजिलों की बिल्डिंग बनानी है, बस आप बुनियादें खोद दें. अच्छा, आपने बुनियादें बना दी, उसकी जो खुदाई करते हैं जमीन में, आपने कहा जी 2 मंजिलों से ज्यादा क्या होगा, तो आपने 2 मंजिलों के हिसाब से उसकी जो बेस है, जो स्ट्रक्चर की बेस होती है, वो बना दी. अब आपके पास रिक्वायरमेंट्स आनी शुरू हुई, एक फ्लोर की रिक्वायरमेंट आई, दूसरे की आई, तीसरे की आई. आपने कहा यार मैंने तो 2 फ्लोर की बेस डाली थी या बुनियादें डाली थी. उसके बाद तीसरा बना दिया, चौथा बना दिया, आपने कहा चलो ये भी किसी ना किसी तरह से मैनेज हो जाएगा. लेकिन उसके बाद जब और रिक्वायरमेंट्स आती हैं तो होता क्या है, कि स्ट्रक्चर जो है दैट स्टार्ट्स टू डिग्रेड. ठीक है, जितनी ज्यादा इंक्रीमेंट्स आप ऐड करते जाएंगे तो सिस्टम स्ट्रक्चर वुड टेंड टू डिग्रेड. दैट इज वन वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम ऑफ इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स आपके पास पहले से नहीं पता होती. तो ऑब्वियसली हमने पहले ये बात की थी कि प्रोसेसेस की जहाँ पे बहुत सारे एडवांटेजेस हैं, वहाँ पे ऑब्वियसली डिसएडवांटेजेस भी हैं. तो जो इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट का एक बड़ा डिसएडवांटेज ये है
कि आपके पास क्योंकि फाइनल रिक्वायरमेंट्स नहीं होती, इसलिए आप कोई फाइनल डिसीजन नहीं ले सकते होते विद हाउ योर टास्क एंड व्हाट योर बेस इज गोइंग टू बी। ठीक है। बट ऑब्वियसली उसके एडवांटेजेस ये हैं कि यू कैन इनकॉर्पोरेट वॉट एवर चेंजेस एज दे हैपन, क्योंकि बिजनेस जो लैंडस्केप है उसमें रिक्वायरमेंट बहुत तेजी से चेंज हो रही है। तो दैट इज व्हाई दिस इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट प्रोसेस इट इज प्रेफर्ड कि भाई जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स आती चले जाएं आप हमारे लिए सिस्टम बनाते चले जाएं, और वो जो सिस्टम स्ट्रक्चर की डिग्रेडेशन की बात है उसके लिए फिर और सॉल्यूशंस जो हैं वो भी मौजूद है। बैठ के इसको ऐसे ही रखते हैं, सिर्फ पढ़ो बैठ पढ़ो। चैट बॉक्स खोलो, सब छोड़ो। हमने कैसे रखते हैं इसको? मैं बार बार सबसे कह रहा हूँ कि प्लीज म्यूट कर लीजिए अपने माइक्स को, जब आपको कोई क्वेश्चन करना हो तो अनम्यूट कीजिए। ठीक है हमना? अच्छा, इंटीग्रेशन एंड कॉन्फ़िगरेशन। अच्छा, एक तो हमने जो जेनेरिक सिस्टम्स की बात की थी विच आर आल्सो कॉल्ड COTS, कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सिस्टम्स। तो ऑफ द शेल्फ जो सॉल्यूशंस होते हैं वो ऑफ द शेल्फ आप खरीद सकते हैं, यानी आप जाते हैं वो बने बनाए रखे होते हैं, किसी ने जेनरिक रिक्वायरमेंट्स की बेसिस पे बना दिए होते हैं और आप उनको अपनी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। ठीक है। अच्छा, इसी तरह से कुछ एलिमेंट्स भी ऐसे होते हैं विच आर रीयूजेबल एलिमेंट्स। तो आप करते ही हैं कि भाई एक किसी ने पहले से वो एक एलिमेंट बनाया हुआ है, क्योंकि एक प्रोग्राम में एक पूरे सिस्टम में हमने पहले बात की थी शुरू में शायद ये कि जी सिस्टम इज अ सेट ऑफ इंटर रिलेटेड एलिमेंट्स दैट आर वर्किंग टुगेदर, इंटर रिलेटेड कंपोनेंट्स दैट आर वर्किंग टुगेदर। तो व्हाट वी डू इज वी टेक अ सिंगल कंपोनेंट फ्रॉम देयर एंड वी रीयूज इट। भाई दोबारा बनाने की जरूरत क्या है? एक चीज अगर पहले से बनी हुई है तो व्हाई कांट वी रीयूज इट? वी शुड रीयूज इट। और हम एक स्टैंडर्ड अप्रोच जो है वो अब रीयूज ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बन चुकी है, और हम बजाय इसके के री इन्वेंट द व्हील कहते हैं आमतौर पे कि जी वाई री इन्वेंट द व्हील। इसका मतलब ये है कि भाई अब आप पहिया दोबारा तो इजाद नहीं करेंगे ना, तो जो बना हुआ पहिया है उसी को इस्तेमाल कर लें। तो हम बहुत सारे ऐसे कंपोनेंट्स बनाते हैं व्हेन वी आर डिजाइनिंग, व्हेन वी आर डेवलपिंग सॉफ्टवेयर, के जो रीयूज होते हैं मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में। एक ही तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल इंटरफेस के कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपको इस्तेमाल करने होते हैं। या मैं एग्जांपल देता हूँ आपको, किसी एक सॉफ्टवेयर में आपने कैलकुलेटर बनाया, या आपने कैलकुलेटर के 4 फंक्शंस बना लिए, फॉर एग्जांपल एडिशन के, मल्टीप्लिकेशन के, सब्ट्रैक्शन के और डिवीजन के। अब वही फंक्शंस आपको किसी और जगह पे जरूरत पड़ी तो क्या आप दोबारा बनाएंगे? भाई दोबारा बना आप सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं, बट ऑब्वियसली इट विल नॉट बी अ वाइज अप्रोच टू रीइन्वेंट द व्हील एज दे से। तो द अप्रोच वुड बी टू रीयूज व्हाटएवर इज अवेलेबल। हाँ, आप उसको कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। अगेन मे बी आपको उसका इंटरफेस कुछ डिफरेंट चाहिए हो, उसका बिहेवियर कुछ डिफरेंट चाहिए हो, सिस्टम रिक्वायरमेंट अकॉर्डिंग टू द यूजर रिक्वायरमेंट आप उसको चेंज कर सकते हैं, जो बट द बेसिक स्ट्रक्चर दैट वुड बी द सेम एंड यू कैन रीयूज इट। दैट इज कॉल्ड रीयूज ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। और कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सिस्टम्स जो है उनकी हम बात पहले कर चुके हैं। क्लियर है? तो जो टाइप्स ऑफ रीयूजेबल सॉफ्टवेयर्स हैं, दे आर वन स्टैंड अलोन एप्लीकेशन सिस्टम समटाइम्स कॉल्ड COTS, यानी कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सॉल्यूशंस या सिस्टम्स दैट आर कॉन्फ़िगर्ड टू यूज इन अ पर्टिकुलर एनवायरनमेंट। हमने पहले बात की थी इनकी कि जी आप वर्ड इस्तेमाल कर लेते हैं, आप स्टैंड अलोन ऐसी बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, आप जैसे जूम इस्तेमाल कर रहे हैं, आप जैसे स्काइप इस्तेमाल करते हैं, दे आर कमर्शियली available off the shelf systems. Yani you can go to a departmental store, you can buy a box of these software. So collection of objects that are developed as a package to be integrated to the component framework such as .NET or J2EE. ठीक है, J2EE is Java 2 Enterprise Edition. ऐसे ऑब्जेक्ट्स, ऐसे मॉड्यूल्स जो कि बनाए जाते हैं यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज, यूजिंग दीज फ्रेमवर्क्स, और फिर बाद में इसी फ्रेमवर्क को इस्तेमाल करते हुए आप कोई और सिस्टम बना रहे हैं, जैसे हमने अभी कैलकुलेटर की एग्जांपल ली, तो यू कैन यूज दोस सिस्टम्स एज वेल। वेब सर्विसेज दैट आर डेवलप्ड अकॉर्डिंग टू सर्विस स्टैंडर्ड्स इन विच एंड विच आर अवेलेबल फॉर रिमोट इन्वोकेशन। फॉर एग्जांपल आपने एक सिस्टम बनाया, आप एक वेब सर्विस बना रहे हैं जिसमें आपने लॉगिन का फंक्शन बनाया कि जी यूजर्स who would come in, they would sign up and then they would log in. तो अब आपने एक दफा बना लिया, अब आप 10 सिस्टम बनाएंगे जिसमें लॉगिन की जरूरत पड़ेगी, तो क्या हर सिस्टम के लिए दोबारा लॉगिन सिस्टम बनाएंगे?
Obviously नहीं. You would reuse what you have already developed and you would integrate it with the system that you intend to integrate. यहाँ तक clear है ये बात? क्लियर है तो मुझे बताएं आगे बढ़ने पे. Yes, sir. Yes, sir. Clear. तो ये शहाम शौकत कौन कह रहे हैं कि स्क्रीन शेयर नहीं हो रही? अच्छा जी. तो हमने पहले भी डायग्रामेटिकली इसको देखा था. अभी भी जो रीयूज ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है उसमें ऑब्वियसली जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, मैं ज़रा सा एक्सप्लेन करने के लिए, जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन है, ठीक है, ये है सॉफ्टवेयर डिस्कवरी का एक फेज है. इसमें सॉफ्टवेयर डिस्कवरी किस चीज की डिस्कवरी है? ये डिस्कवरी किस चीज की होगी? कोई बता सकता है? भाई ये जो डिस्कवरी है, ये जो ऑलरेडी मेड सॉफ्टवेयर हैं, यानी ऑलरेडी अवेलेबल सॉफ्टवेयर हैं, उनकी डिस्कवरी है. आपने एक काम करना है, आपने रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस जो हैं वो आपके पास आ रही हैं, ठीक है, और वो कहाँ से आ रही है? रिक्वायरमेंट्स रिफाइनमेंट के बाद आ रही है. ये जरा देख लीजिएगा, रिक्वायरमेंट्स रिफाइन होती है वंस यू नो दैट व्हाट सॉफ्टवेयर्स आर ऑलरेडी अवेलेबल, ठीक है. उसके बाद फिर आप रिक्वायरमेंट्स के फेज में जाते हैं, रिफाइनमेंट के, और फिर वहां से आप अब नई रिक्वायरमेंट्स लेके आते हैं कि भाई ये चीजें तो पहले से बनी हुई मिल गई मुझे, अब मुझे ये खरीदना है, ठीक है. जैसे अब एक आम सी एग्जांपल देता हूँ आपको. आप अब ईद आएगी या रमजान आ रहे हैं, तो आपने सोचा होगा कि ईद के कपड़े बनाएं, तो आपने कहा यार मुझे ईद के कपड़े बनाने, मैं इस दफा कुर्ता पजामा बना लेता हूँ. तो आपने कहा यार कुर्ता तो मुझे इस कलर का लेना है. आपने रिक्वायरमेंट्स को थोड़ा सा किया, आप रिक्वायरमेंट डिस्कवरी आप कर रहे हैं, सॉफ्टवेयर डिस्कवरी या कंपोनेंट डिस्कवरी कह लें इसको. आप बाजार में गए, आपने कहा यार ये मुझे पजामा तो बना बनाया मिल गया, ठीक है, यानी पहले से अवेलेबल था. अब आप जरूरी तो नहीं है कि दोबारा बनाएं उसको, आपकी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से मिल गई अगर आपको एक चीज, तो अब आप रिक्वायरमेंट्स की रिफाइनमेंट में जाएंगे, और अब आप जो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन तक आएंगे, तो अब आप वो जो कंपोनेंट आपको अवेलेबल मिल गया है, आप उसको ऐड कर देंगे कि जी कंपोनेंट्स अवेलेबल, कंपोनेंट्स को अडॉप्ट कर लिया जाए, और कौन से कंपोनेंट्स ऐसे हैं जिनको डेवलप करने की, और ये दोनों जब हो जाए तो आप उनको इंटीग्रेट कर सकते हैं सिस्टम के साथ, ठीक है. तो दैट इज व्हाट रीयूज ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज. मतलब एक आम से अल्फाज में समझने के लिए इसका मतलब ये है कि जो कंपोनेंट्स पहले से बने हुए हों उनको इस्तेमाल कर लें, चाहे वो रेडीमेड अवेलेबल सिस्टम्स हो, चाहे वो रेडीमेड अवेलेबल खुद पहले से बनाए हुए हो, ठीक है सर. जी शाम, शाम कुछ कह रहे हैं आप? शाम शौकत, अच्छा अभी तुम खेल रहे हो सिस्टम से मुझे लगता है. ठीक है. तो की प्रोसेस स्ट्रेटजीज क्या होती हैं, यानी रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, उसके बाद सॉफ्टवेयर डिस्कवरी एंड इवैल्यूएशन. सॉफ्टवेयर डिस्कवरी में हम वो डिस्कवर करते हैं सॉफ्टवेयर जो कि पहले से बने हुए होते हैं या मार्केट में अवेलेबल होते हैं या हमने खुद पहले कभी बनाए हुए होते हैं, ठीक है, और फिर उसको इवैल्यूएट करते हैं अकॉर्डिंग टू वट एवर रिक्वायरमेंट्स वी हैव, यानी हमारी कौन सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स है जिनको वो पूरा करेंगे. फिर आप रिक्वायरमेंट्स को दोबारा रिफाइन करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द सॉफ्टवेयर डिस्कवरी एंड इवैल्यूएशन. ऑन द बेसिस ऑफ दिस फिर आप रिक्वायरमेंट्स को रिफाइन करते हैं, और फिर आप सिस्टम को कॉन्फ़िगर करते हैं और कंपोनेंट्स को फिर अडॉप्ट करके इम्प्लीमेंट कर देते हैं. इसके एडवांटेजेस क्या हैं? एडवांटेजेस ऑब्वियसली
सबसे पहला सबसे बड़ा एडवांटेज तो ये है कि आपकी कॉस्ट कम हो जाती है। अच्छा, कॉस्ट जो है ना, सिर्फ प्राइसिंग को नहीं कहते, एक बात याद रखिएगा, कॉस्ट इज नॉट जस्ट प्राइसिंग, कॉस्ट इज ऑल्सो अबाउट टाइम, कॉस्ट इज ऑल्सो कैलकुलेटेड इन टर्म्स ऑफ टाइम। तो रिड्यूस कॉस्ट का मतलब ये है कि प्राइस भी कम हो रही है आपकी और टाइम भी कम हो रहा है। और टाइम, प्राइस इसलिए कम होती है क्योंकि टाइम कम हो रहा होता है, आपको कंपोनेंट जो पहले से बने हुए हैं उनको दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, ठीक है। एंड रिस्क आर लेस, सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड फ्रॉम एज रिस्क एज लेस सॉफ्टवेयर इज डेवलप्ड फ्रॉम स्क्रैच। रिस्क भी कम हो जाता है। उसकी वजह यह है कि भाई सॉफ्टवेयर जो है वो ऐसे कंपोनेंट्स इस्तेमाल कर रहा है जो आप पहले से टेस्ट कर चुके हैं, तो ऑब्वियसली रिस्क कम हो जाता है। हाँ, इंटीग्रेशन टेस्टिंग इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि आपने जो सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स पहले से बने हुए इस्तेमाल किए हैं, जब आप वो एक नए सिस्टम में इंटीग्रेट कर रहे हैं तो उनकी इंटीग्रेशन जो है वो ठीक तरह से हो। अगर ठीक तरह से इंटीग्रेशन नहीं होगी तो ऑब्वियसली जो आउटपुट है या जो रिजल्ट है वो उस तरह के नहीं आएंगे विच यू डिजायर। फास्ट डिलीवरी एंड डिप्लॉयमेंट ऑफ द सिस्टम, ये जो एक कॉन्सेप्ट हमारे पास आया है ओवर द इयर्स, और वो है रैड का कॉन्सेप्ट। किसी को पता है रैड किसको कहते हैं? कोई बताएगा? अगर किसी को पता है तो प्लीज रेज योर हैंड, या वैसे ही अगर कोई आइडिया लगाना चाहे क्या होता है। नहीं पता? नो सर। तुमने माइक अनम्यूट किया, मैं खुश हो गया, मैंने कहा अभी कुछ बोलेगा, तुमने भी नो सर ही बोला। तो रैड का मतलब रैपिड एप्लीकेशन डिजाइन। वेरी गुड। रैपिड एप्लीकेशन डिजाइन नहीं, रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट। आपके रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट का मतलब ये है, और ये डेवलप जो फिनोमिना है, ये जो टर्मिनोलॉजी, ये डेवलप इसलिए हुई क्योंकि जो बिजनेस की रिक्वायरमेंट्स है ना वो बहुत तेजी से चेंज हो रही थी। तो हमें अब महीनों का वक्त नहीं चाहिए था कि हम सिस्टम डेवलप कर सकें, हमें दिनों में सॉफ्टवेयर डेवलप करके देने थे। तो अगेन ये टर्मिनोलॉजी अडॉप्ट की गई कि रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट की जाए, और जिसमें फिर ये सारे जो कमर्शियल ऑफ द शेल्फ सॉल्यूशंस हैं, जो रीयूज ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, जो एजाइल मॉडल है, ये सारी चीजें उसमें डेवलप हुई कि भाई जल्दी जल्दी हम डिलीवरी कर सकें अपने सिस्टम्स की। तो एक एडवांटेज जो है एक पहले से बने हुए कंपोनेंट यूज करने का कि डिलीवरी तेज हो जाती है और डिप्लॉयमेंट जो है वो जल्दी हो सकती है, ठीक है। तो रैपिड एप्लीकेशन डेवलपमेंट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ये क्या चीज, रीयूज ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। So commercial compromises are inevitable, so system may not meet real needs of users. Requirement comprises compromises are in, जो पहले से बनी हुई चीज ले रहे होते हैं, जरूरी नहीं होता कि वो हर वक्त आपकी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही हो। तो obviously sometimes it happens that the system may not meet real needs of the user. आप पूरी तो कर देते हैं वो चीज, लेकिन जरूरी नहीं है कि वो कस्टमर की या यूजर की नीड को 100% फुलफिल करे। And there is this loss of control over evolution of reuse system elements, यानी अब आपके पास कंट्रोल नहीं है कि आप रीयूज कंपोनेंट्स को मेंटेन और उसको इवॉल्व किस तरह से करें, क्योंकि उसकी एक स्पेसिफिक लिमिट होती है। क्योंकि आपने वो खुद तो बनाया नहीं होता, हो सकता है खुद बनाया हुआ हो, लेकिन आपने किसी और का भी यूज किया हुआ होता है, क्योंकि दिस इज व्हाट रीयूज ओरिएंटेड सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग इज ऑल अबाउट, ठीक है। तो प्रोसेस एक्टिविटीज क्या होती हैं? रियल सॉफ्टवेयर प्रोसेसेस आर इंटरलीव्ड sequence of technical, collaborative, and managerial activities with the overall goal of specifying, designing, implementing, and testing a software system. Interleaved का मतलब मैंने आपको पहले भी बताया था। क्या होता है interleaved का मतलब? कोई बताएगा इंटरलीव्ड का मतलब क्या होता है? नहीं, इंटरलीव्ड का मतलब होता है कि थोड़ा सा काम पहले एक प्रोसेस एक्टिविटी में हुआ, यानी स्पेसिफिकेशन में हुआ, फिर थोड़ा सा काम डेवलपमेंट में हुआ, फिर वापस स्पेसिफिकेशन पे आ गया, फिर डेवलपमेंट, फिर स्पेसिफिकेशन, फिर डेवलपमेंट, फिर वैलिडेशन, फिर एवोल्यूशन, फिर वैलिडेशन, फिर डेवलपमेंट, फिर स्पेसिफिकेशन। दैट इज व्हाट इज इंटरलीव, ठीक है। तो जो 4 बेसिक प्रोसेस एक्टिविटीज हैं ऑफ स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट, वैलिडेशन, एवोल्यूशन आर ऑर्गेनाइज्ड डिफरेंटली इन डिफरेंट डेवलपमेंट प्रोसेसेस। हमने पहले भी ये बात की थी कि ये प्रोसेस एक्टिविटीज यही रहेंगी 4, ठीक है। कौन कौन सी? स्पेसिफिकेशन, डेवलपमेंट, वैलिडेशन एंड एवोल्यूशन। इसके नाम कहीं कहीं बदल जाते हैं मुख्तलिफ डेवलपमेंट प्रोसेसेस में।
तो डिफरेंट तरह से इनकी ऑर्गेनाइजेशन होती है। इन वाटरफॉल मॉडल दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन सीक्वेंस वेयर इन इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट दे आर इंटरलीव्ड। सीक्वेंस में वाटरफॉल मॉडल में होते हैं, क्योंकि वाटरफॉल में पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, तो इसीलिए उसको वाटरफॉल मॉडल भी कहते हैं कि जी वो नीचे से वापस ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, वो इस तरह से डिजाइंड है इन अ सीक्वेंस, वेयर एज इन इंक्रीमेंटल मॉडल दे आर इंटरलीव्ड, यानी इस तरह से इंटरलीव हम जब डिजाइन करते हैं उसको उसकी डायग्राम्स बनाते हैं तो इस तरह से बनाते हैं ताकि हम इंटरलीव्ड एरोज की तरफ मदद से दिखा सकें उनको। तो जो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग RE प्रोसेस है उसकी बड़ी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ये पूरा सिर्फ रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग का प्रोसेस है जो कि शुरू होता है रिक्वायरमेंट्स इलिसिटेशन एंड एनालिसिस से। इलिसिटेशन किसको कहते हैं, मैंने पहले क्लास में बताया था। इलिसिटेशन का मतलब है उगलवाना, इलिसिट द रिक्वायरमेंट्स। रिक्वायरमेंट्स बहुत दफा सिस्टम को खुद भी नहीं, जो यूजर हैं उनको खुद भी नहीं पता होता कि हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं क्या। तो आपको रिक्वायरमेंट्स को उगलवाना पड़ता है। उगलवाने से मुराद ये कि आपको उनसे सही रिक्वायरमेंट्स सवाल करके समझनी पड़ती है कि दिस इज व्हाट देयर रिक्वायरमेंट इज। बात समझ में आ रही है कुछ? ठीक है, और फिर आप उसको एनालाइज करते हैं कि यार ये रिक्वायरमेंट्स जो है, ये जो गोल मीट करने जा रहे हैं, ये क्या स्मार्ट गोल है, ये रिक्वायरमेंट ऐसी है जो कि वाकई किसी सिस्टम की रिक्वायरमेंट हो सकती है। जैसे हमने क्लास में एग्जांपल ली थी कि कोई ऐसी रिक्वायरमेंट तो नहीं आ गई कि जी ये सिस्टम चांद और तारे तोड़ के लाएगा। तो यू एनालाइज द रिक्वायरमेंट्स एज वेल। ठीक है, और फिर आप रिक्वायरमेंट स्पेसिफाई करते हैं। डिटेल में स्पेसिफिकेशंस होती हैं, जब एलिसिटेशन हो जाती है उसकी और एनालिसिस हो जाता है, डिटेल स्पेसिफिकेशन हो जाती है। यहाँ कोई क्वेश्चन होता है तो फिर आप रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन की तरफ जाते हैं। अगर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन डिफाइन हो जाती हैं, फिर आप यूजर एंड सिस्टम रिक्वायरमेंट्स की तरफ जाते हैं कि इसमें यूजर की रिक्वायरमेंट क्या है और सिस्टम की रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, उसके अलावा कई तरह की रिक्वायरमेंट्स होती हैं, हम अभी आगे पढ़ेंगे। डोमेन रिक्वायरमेंट होती है, नॉन डोमेन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, नॉन फंक्शनल रिक्वायरमेंट होती है, अभी उसकी बात करते हैं। तो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में फिर जब सिस्टम डिस्क्रिप्शन आ जाता है और फिर आप उसके बाद रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट करने के बाद रिक्वायरमेंट्स की डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और रिक्वायरमेंट्स को डॉक्यूमेंट करते हैं। डॉक्यूमेंट करना क्यों जरूरी है रिक्वायरमेंट्स को? ताकि बाद में कोई चेंज नहीं आ सके। मानूर फैसल कोई 5वीं दफा है ये, ताकि बाद में रिक्वायरमेंट्स में कोई चेंज नहीं आ सके। इसको हम कहते हैं रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंटेशन। हम करते हैं तो रिक्वायरमेंट्स को क्या करते हैं, फ्रीज कर देते हैं। सर जी जी कहिए। सर जी बोलिए। क्या हुआ है? सॉरी, क्या हो रहा है? आवाज आ रही है क्या वहां पे? जी आपका माइक बार बार अनम्यूट हो जाता है। सर यहाँ लिखा तो म्यूट है। अच्छा ठीक है, चले। जब म्यूट लिखा हुआ होता है ना तो म्यूट करना होता है। अच्छा, आई होप कि अभी तक जो हमने बात की है वो क्लियर होगी सारे स्टूडेंट्स को। मैं आगे बढ़ता हूं तो हम फ्रीज रिक्वायरमेंट्स करते हैं, जो रिक्वायरमेंट्स डॉक्यूमेंटेशन जो है जिसको हम कहते हैं। ठीक है, तो सॉफ्टवेयर स्पेसिफिकेशन की हम बात भी कर चुके हैं। एस्टैब्लिशिंग के कौन सी सर्विसेज रिक्वायर्ड है और कंस्ट्रेंट्स क्या है सिस्टम के। एक ये नया लफ्ज आया हमारे सामने कंस्ट्रेंट्स का। ठीक है, कंस्ट्रेंट्स क्या होते हैं? कंस्ट्रेंट्स भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं। कंस्ट्रेंट्स जो होते हैं वो भी रिक्वायरमेंट्स होती हैं दैट मेक श्योर कि उनको नहीं होना। यानी कि आपसे कहा गया कि भाई इस दीवार को कोई भी कलर कर दो लेकिन येलो मत करना, तो ये क्या हो गया? कंस्ट्रेंट हो गया। ठीक है, तो रिक्वायरमेंट्स विच नीड ऑल्सो नीड्स टू बी मेट, मगर उनको नहीं करना होता। ऑन द सिस्टम्स ऑपरेशन एंड डेवलपमेंट रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग प्रोसेस क्या होता है? सब रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग भी प्रोसेस होता है। हम तो कहाँ, मैंने शुरू में भी बताया था कि रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग एक पूरी फील्ड है। सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग तो एक बहुत बड़ी फील्ड है खैर, लेकिन रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग जो है वो एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्रोसेस है पूरे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेस का। तो रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग के 3 इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स होते हैं।
सबसे पहला रिक्वायरमेंट एलिसिटेशन एंड एनालिसिस कि जी सिस्टम के स्टेक होल्डर की जरूरत क्या है और वो सिस्टम से एक्सपेक्ट क्या करते हैं। रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन जो डिटेल में रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करती है, और फिर रिक्वायरमेंट्स की वैलिडेशन। हमने सब में देख लिया कि किसमें कौन कौन से प्रोसेस होते हैं। रिक्वायरमेंट्स वैलिडेशन क्या करती है, वैलिडिटी ऑफ द रिक्वायरमेंट चेक करती है कि भाई ये रिक्वायरमेंट ठीक भी है या नहीं। ठीक है। सॉफ्टवेयर डिजाइन इंप्लीमेंटेशन क्या है, प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द सिस्टम स्पेसिफिकेशन इनटू एन एग्जीक्यूटेबल सिस्टम। डिजाइन जो है वो सॉफ्टवेयर स्ट्रक्चर है, इंप्लीमेंटेशन जिस स्ट्रक्चर को एक एग्जीक्यूटेबल प्रोग्राम में कन्वर्ट करने का नाम है। और ये सारी चीजें जो है वो इंटरलीव्ड होती हैं एंड दे आर वेरी क्लोजली रिलेटेड। जो डिजाइन प्रोसेस है उसका एक जनरल मॉडल है। प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन आपके पास चाहिए होती है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन चाहिए होती है, डेटा डिस्क्रिप्शन आपके पास होना चाहिए। डिजाइन एक्टिविटीज में देयर इज आर्किटेक्चरल डिजाइन, देयर इज इंटरफेस डिजाइन। अच्छा, हम डिजाइन को सिर्फ ये समझ रहे होते हैं अक्सर कि इसका मतलब सिर्फ इंटरफेस डिजाइन है। इसका मतलब सिर्फ इंटरफेस डिजाइन नहीं है। देयर इज दिस आर्किटेक्चरल डिजाइन, देयर इज दिस इंटरफेस डिजाइन, देयर इज दिस कंपोनेंट डिजाइन एंड देयर इज दिस डेटाबेस डिजाइन एज वेल, जो कि हमें करना होता है किसी भी सॉफ्टवेयर को एक वर्किंग सिस्टम बनाने के लिए। और जो आउटपुट्स हैं डिजाइन प्रोसेस के, दैट इज सिस्टम आर्किटेक्चर, डेटाबेस स्पेसिफिकेशन, इंटरफेस स्पेसिफिकेशन एंड कंपोनेंट स्पेसिफिकेशन। ये डिजाइन के बाद हमारे पास आती हैं सब चीजें कि जब हम प्लेटफॉर्म इंफॉर्मेशन, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस पूरी होती हैं, हमारे पास डेटा डिजाइन पूरे होते हैं कि जी डिजाइन किस तरह से डेटा के मुख्तलिफ कंपोनेंट्स को करना है, और फिर आर्किटेक्चरल डिजाइन, इंटरफेस डिजाइन, कंपोनेंट डिजाइन हमें पता होता है। दैट इज व्हेन वी नो व्हाट काइंड ऑफ डेटाबेस वी इंटेंड टू डिजाइन। और फिर जो आउटपुट्स होते हैं दैट इज सिस्टम आर्किटेक्चर, डेटाबेस स्पेसिफिकेशंस, इंटरफेस स्पेसिफिकेशन एंड कंपोनेंट स्पेसिफिकेशन। ठीक है। अच्छा, कुछ चीजें मैंने पीछे ज्यादा डिटेल में डिस्कस नहीं किए, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दोस थिंग्स। सॉफ्टवेयर वैलिडेशन में जो वीएनवी प्रोसेस इसका होता है, वेरिफिकेशन एंड वैलिडेशन, इज इंटेंडेड टू शो दैट अ सिस्टम कंफर्म्स विद स्पेसिफिकेशन एंड मीट्स द रिक्वायरमेंट्स ऑफ अ सिस्टम कस्टमर। यानी किसी पर्टिकुलर कस्टमर जो है, जो भी उसकी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको फुलफिल कर रहा होता है। दैट इज व्हाई वी नीड टू वैलिडेट दिस सिस्टम। स्टेजेस क्या है टेस्टिंग के, कंपोनेंट टेस्टिंग है, सिस्टम टेस्टिंग है, एक्सेप्टेंस टेस्टिंग है। कंपोनेंट टेस्टिंग क्या होती है कि हर इंडिविजुअल कंपोनेंट को टेस्ट किया जाता है। ठीक है। सिस्टम टेस्टिंग, इसको हम इंटीग्रेशन टेस्टिंग भी कहते हैं वैसे, लेकिन सिस्टम टेस्टिंग का मतलब ये है कि जी हर, जब आप एक तो कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल आप गाड़ी जब लेते हैं, गाड़ी में आपने टायर चेक किया, ठीक है, आपने अलग से जब टायर लगा रहे होते हैं आपने टायर चेक किया, ये कंपोनेंट टेस्टिंग हो गई। अब आपने टायर को रिम में फिट कर दिया, ये इंटीग्रेशन टेस्टिंग है। अब उस रिम को आप गाड़ी में लगा के टेस्ट करते हैं, दैट इज सिस्टम टेस्टिंग। ठीक है। और एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में ऑब्वियसली बड़ा लंबा प्रोसेस होता है एक्सेप्टेंस टेस्टिंग में, कि वो यूजर जिसने रिक्वायरमेंट्स दी होती हैं उस यूजर को इन्वॉल्व किया जाता है और उससे पूछा जाता है कि भाई इज दिस व्हाट यू वांटेड, और क्या वो ही फंक्शनैलिटीज प्रोवाइड कर रहा होता है सिस्टम जिसको उसने रिक्वेस्ट की होती है, जिन जिन फंक्शनैलिटीज की। तो दैट इज दीज आर सेवरल स्टेजेस ऑफ टेस्टिंग। हमने टेस्टिंग के हवाले से ऑब्वियसली पूरा चैप्टर है, लेकिन उस अभी हमने वो वाली बात नहीं की है कि कंपोनेंट टेस्टिंग को करने के लिए हम कौन से मेथड इस्तेमाल करते हैं। अल्फा टेस्टिंग, बीटा टेस्टिंग, गामा टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, रिग्रेशन टेस्टिंग, एंड देयर आर सेवरल अदर काइंड्स ऑफ टेस्टिंग एज वेल। सिस्टम टेस्टिंग को करने के लिए, कंपोनेंट टेस्टिंग को करने के लिए। ठीक है, वी हैव टॉक्ड अबाउट दीस डिटेल्स। तो टेस्टिंग फेजेस जो है प्लान ड्रिवन में या वी मॉडल में किस तरह से होती है, रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन और सिस्टम स्पेसिफिकेशन के वक्त वी हैव दिस एक्सेप्टेंस टेस्ट प्लान। ठीक है। हर एक स्टेज पे देयर इज अ स्पेसिफिक टेस्ट प्लान। हर चीज को टेस्ट करने के लिए देयर हैज टू बी अ प्लान। जब सिस्टम डिजाइन हो रहा है तो इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान है, जब डिटेल डिजाइन है तो सब सिस्टम इंटीग्रेशन टेस्ट प्लान है, उसके बाद फिर मॉड्यूल एंड यूनिट कोड एंड टेस्ट प्लान है। ठीक है। सब सिस्टम इंटीग्रेशन है, सिस्टम इंटीग्रेशन है, एक्सेप्टेंस टेस्ट है, और उसके बाद फिर कहीं जाके सर्विस मिलती है आपको। सबसे आखिर में एक्सेप्टेंस टेस्ट होता है कि जी जब सारे टेस्ट हो चुके हैं उसके बाद एक्सेप्टेंस टेस्ट भी होता है। लेकिन एक्सेप्टेंस टेस्ट आता कहाँ से? एक्सेप्टेंस टेस्ट का इनपुट जो है
वो रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन से, ये एरोज आपको नजर आ रहे हैं, मैं दोबारा इसलिए बना रहा हूँ ताकि हाईलाइट हो सके, और सिस्टम स्पेसिफिकेशन है। यहाँ से एक्सेप्टेंस टेस्ट का प्लान आता है जो कि सबसे आखिर में टेक चेक होता है, और उसके बाद फिर सर्विस डिलीवरी होती है। एवोल्यूशन की हम बात कर चुके हैं। एवोल्यूशन में भी ऑब्वियसली मुख्तलिफ चेंजेस होते हैं। कोपिंग विद चेंज, ऑब्वियसली चेंज जो है वो आज का सबसे बड़ा सच ये है कि चेंज इज द ओनली कांस्टेंट। ठीक है, अ सिस्टम इज बाउंड टू चेंज, सिस्टम विल ऑलवेज चेंज, क्योंकि बिजनेस रिक्वायरमेंट्स बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं। बिजनेस रिक्वायरमेंट्स इसलिए चेंज हो रही हैं कि ऑब्वियसली जो जो बिजनेसेस हैं वो दे वांट टू rapidly grow their business and they want to rapidly reach new geographical market and improve their efficiency levels. ठीक है, तो that is where change is inevitable. अनमोल अली कह रही है क्लास के बाद हमारा गूगल क्लासरूम क्रिएट कर दें, अभी तक किसी भी क्लासेस की स्लाइड्स नहीं मिली है। कौन सी क्लासेस में हमने स्लाइड्स यूज की हैं? अनमोल पहले ये बताइए कि कौन सी क्लासेस हैं जिसमें हमने लास्ट क्लास में हमने 2 स्लाइड्स, मेरा ख्याल है 3-4 स्लाइड्स यूज की थी बस, तो वो मैं अपलोड कर दूंगा बिल्कुल। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के बाद अगर कोई रिक्वायरमेंट आए तो फिर उसको कैसे डील करेंगे। देखो एक बात समझो कि अगर हम हाफिज मोहसिन ने जो सवाल किया है ये पूछते हैं कि रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट के बाद अगर कोई रिक्वायरमेंट आए तो फिर उसको कैसे डील करेंगे। अगर तो प्लान ड्रिवन अप्रोच है तो फिर उसके बाद कोई रिक्वायरमेंट नहीं आनी चाहिए, लेकिन अगर आप एजाइल प्रोसेस या आप कोई इंक्रीमेंटल डेवलपमेंट मॉडल इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसमें तो होता ही यही है कि रिक्वायरमेंट्स आती रहती हैं, टिल दी एंड आती रहती हैं, तो उसमें तो आपको डील करना ही होता है। ठीक है, तो बिजनेस चैलेंजेस ये हमने बात कर ली। चेंज लीड टू रीवर्क, सो दैट कॉस्ट ऑफ चेंज इंक्लूड बोथ रीवर्क, एनालाइजिंग द रिक्वायरमेंट्स एज वेल एज द कॉस्ट ऑफ इंप्लीमेंटिंग न्यू फंक्शनलिटी। चेंज ऑब्वियसली कम्स एट अ कॉस्ट। ऐसा नहीं है कि भाई आपके पास जो अभी आपने क्वेश्चन किया था कि भाई आप कैसे जब बन गया सब फिर कैसे चेंज इंप्लीमेंट करेंगे, करना होता है। चेंज जो है ना, सिस्टम को आप फ्लेक्सिबल इतना बनाते हैं कि उसमें चेंज की गुंजाइश मौजूद है, बट ऑब्वियसली इट कम्स एट अ कॉस्ट। ठीक है, तो कॉस्ट तो उसकी होती है क्योंकि आपको दोबारा सारा काम करना पड़ता है। रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ वर्क, अब ऑब्वियसली ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज है कि कॉस्ट को रिड्यूस कैसे करेंगे, क्योंकि कॉस्ट तो आएगी जब रिक्वायरमेंट्स बाद में आ रही हैं और आपको अपडेट करना है, कंटिन्यूसली काम करना है। तो चेंज एंटिसिपेशन, एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि आप चेंज को एंटिसिपेट करें, यानी आप ये एक्सपेक्ट करें कि जब भी आप कोई सिस्टम बना रहे हैं, चाहे वो रिक्वायरमेंट उसकी आ भी गई है आपके पास, आप ये एक्सपेक्ट करेंगे भाई इसके बाद भी कुछ चेंज हो सकता है। और जब आप ये एंटिसिपेट करके सिस्टम बना रहे होते हैं तो आप उसमें गुंजाइश रखते हैं सिस्टम में चेंज होने की, चेंज करने की सिस्टम को गुंजाइश रखते हैं। ठीक है, चेंज टॉलरेंस, आप प्रोसेस जब डिजाइन कर रहे हैं तो चेंजेस जो है दैट कैन बी अकोमोडेटेड एट अ वेरी लो कॉस्ट। ठीक है, तो सिस्टम बनाया ऐसा जाता है कि जिसमें चेंज जो है वो जल्दी की जा सके। बात समझ में आ रही है कि जी सिस्टम के अंदर बिल्ट इन कर दी जाती हैं ऐसी चीजें जिससे चेंज ज्यादा जल्दी हो सकता है। अच्छा, कोपिंग विद चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स में ऑब्वियसली एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि सिस्टम प्रोटोटाइपिंग की जाती है, और प्रोटोटाइपिंग की डिफरेंट अप्रोचेस होती हैं। देयर इज दिस एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप, देयर इज दिस पेपर प्रोटोटाइप, देयर इज दिस थ्रो अवे प्रोटोटाइप, हाई फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स, लो फिडेलिटी प्रोटोटाइप्स, डिफरेंट प्रोटोटाइप्स की टाइप्स होती हैं जहाँ पे किसी भी सिस्टम का एक स्पेसिफिक वर्जन बनाया जाता है और आहिस्ता आहिस्ता उसको डेवलप किया जाता है ताकि यूजर उसको इस्तेमाल कर ले और देख ले कि और रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। तो अप्रोच ये जो है ये चेंज को सपोर्ट करती है। एज चेंजेस कम, वो चेंजिंग रिक्वायरमेंट्स जो है सिस्टम में इंटीग्रेट कर दी जाती है। ठीक है, और इसकी डिलीवरी जो होती है वो भी इंक्रीमेंटल होती है कि भाई अब ये पार्ट बन गया, ये डिलीवर कर दिया, ये पार्ट बन गया, ये डिलीवर और इंटीग्रेट कर दिया। तो आहिस्ता आहिस्ता जब चीजें आती हैं और आहिस्ता आहिस्ता इम्प्लीमेंट होती हैं तो उसकी एक्सेप्टेंस भी बढ़ जाती है। ठीक है, एंड दैट इज व्हाट वाज द लास्ट पार्ट ऑफ आवर, हमने जो पूरा देखे थे स्टेजेस कि जी एक्सेप्टेंस टेस्टिंग जो है वो लास्ट पार्ट होती है। एक्सेप्टेंस बढ़ाने के लिए इंक्रीमेंटल डिलीवरी भी बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो प्रोटोटाइपिंग क्या होती है और प्रोटोटाइपिंग मॉडल क्या होता है, यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, अब जरा आपने माइक्स ऑन कर लीजिए। आई वुड वांट टू आस्क यू सम क्वेश्चंस, और आपको अगर कोई क्वेश्चन करना है तो वो मुझसे पूछ लीजिए।
Please switch on your cameras as well. You can switch on your cameras. Your camera. Question. मोहम्मद रिहाब कह रहे हैं आप? तो कुछ कहना है तो प्लीज रेज योर हैंड और फिर मैं उसको एड्रेस करता हूँ. जी, सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइपिंग. प्रोटोटाइपिंग का क्या मतलब होता है? प्रोटोटाइपिंग का मतलब ये होता है कि जब आप कोई बड़ा सिस्टम बनाते हैं तो उस बड़े सिस्टम में हम आमतौर पे करते ही हैं कि बजाय इसके कि हम कंप्लीट सिस्टम बनाएं, कंटिन्यूस सिस्टम बना दें, हम ये करते हैं कि एक छोटा प्रोटोटाइप बना लेते हैं. जैसे आपने मॉडल देखा होगा ना, अक्सर बिल्डिंग के मॉडल्स बना दिए जाते हैं और बिल्डिंग के मॉडल्स को बना के ये डिटरमिन किया जाता है कि आखिर में ये बिल्डिंग बनेगी कैसे. ब्रिजेस बन रहे होते हैं, उनके मॉडल्स पहले बना दिए जाते हैं, या कोई भी सिस्टम बन रहा होता है तो हम ऐसा करते हैं कि उसका एक फंक्शनल या नॉन फंक्शनल डेटाबेस से नॉट कनेक्टेड प्रोटोटाइप, यानी सिर्फ इंटरफेस की बेसिस पे, इंटरफेस की लेयर पे हम एक कॉन्सेप्चुअल प्रोटोटाइप बना देते हैं या कॉन्सेप्चुअल मॉडल बना देते हैं, जिससे यूजर को ये समझ में आ जाती है कि ये सिस्टम काम कैसे करेगा. समझ में आ रही है? अच्छा, अब प्रोटोटाइप से रिलेटेड मैं आपको एक वीडियो दिखाता हूँ. प्लीज गो थ्रू दैट वीडियो और फिर जरा हम प्रोटोटाइप पे बात करते हैं. अच्छा, अब ये वीडियो स्क्रीन आपको नजर आ रही है? जी सर. ठीक है, वेरी गुड. 2 वीडियोस हैं जो कि मैं आपको दिखाता हूं. अगर आवाज नहीं आ रही हो तो मुझे बता दीजिएगा शुरू में. ठीक है, छोटा सा वीडियो है. क्या लिखा हुआ है? आप देख भी रहे हैं कि प्रोटोटाइप इज अ वर्किंग मॉडल दैट डज नॉट नॉर्मली हैव ऑल द रिक्वायर्ड फीचर्स और प्रोवाइड ऑल द फंक्शनैलिटी ऑफ द फाइनल सिस्टम. राइट? स्केचेस भी शामिल होते हैं, जिसमें इलस्ट्रेटेड स्टोरी बोर्ड्स भी शामिल होते हैं, जिसमें कार्डबोर्ड मॉकअप्स भी शामिल होते हैं.
And there are these online prototype which have computer animations, interactive video presentations, program written in scripting languages, and application use. ये वीडियो को म्यूट कर दें, क्या कर दूं? म्यूट कर दें वीडियो को। अच्छा, ऑफलाइन प्रोटोटाइप, इसकी मैं अभी आपको एक और एग्जांपल दिखाऊंगा, और ऑनलाइन प्रोटोटाइप्स जो कि एक्चुअल सिस्टम पे बनाई जा रही होती हैं। Obviously हमें प्रोटोटाइप की जरूरत इसलिए होती है कि जी बेटर क्वालिटी सिस्टम इज डिलीवर्ड, बिकॉज व्हेन द यूजर सीज अ प्रोटोटाइप दे आर बेटर एबल टू आइडेंटिफाई कि उन्हें प्रॉब्लम्स क्या आएंगी सिस्टम को यूज करने में और इन्हें एडवांटेजेस क्या होंगे। यूजर एंड यूजर इन्वॉल्वमेंट होती है, यूजर रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना आसान होता है, कॉस्ट सेविंग हो जाती है क्योंकि गलती की गुंजाइश फिर कम हो जाती है, एंड अगेन इट आल्सो प्रोवाइड्स ट्रेनिंग फॉर यूजर्स एज वेल। प्रोसेस सीधा सा ये होता है कि भाई पहले आप यूजर से रिक्वायरमेंट्स गैदर करते हैं, उसके बाद प्रोटोटाइप डिजाइन करते हैं, और उसके बाद यूजर को कहते हैं कि टेस्ट कर लो प्रोटोटाइप भाई, क्योंकि प्रोटोटाइप जो है वो बहुत सस्ती बन जाती है, बहुत चीप इन द सेंस कि उसमें ना बहुत ज्यादा कॉस्ट इन्वॉल्व होती है, ना बहुत ज्यादा ह्यूमन रिसोर्स इन्वॉल्व होती है, तो यूजर जो है वो हर फेज में इन्वॉल्व हो सकता होता है। ठीक है, ये 7 स्टेप्स हैं प्रोटोटाइपिंग के। सो अगेन क्रिएटिंग द प्रोटोटाइप इज वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन द सिस्टम गोज लाइव। अब ये जो वीडियो है, आई होप कि अभी भी आपको नजर आ रही है स्क्रीन? जी सर। ठीक है जी सर। इस वीडियो आ रही है। ये है वो पेपर प्रोटोटाइप। मैं ये चाह रहा हूँ जरा सा आप देख लें ताकि आपको पता चल जाए। पेपर प्रोटोटाइप जो कि बड़ी लो कॉस्ट और बड़ी इफेक्टिव होती है। म्यूट करते हैं। सर ये वीडियो की आवाज म्यूट कर दें। जी कुछ समझ में आया? यस। क्या समझ में आया? नो सर, कुछ समझ नहीं आया। क्या समझ में सर नहीं? ये आपने जो अभी पेपर प्रोटोटाइप दिखाया, मतलब ये पूरा सीक्वेंस पे डिपेंड करता है ना, कोई भी मतलब इसकी सीक्वेंस आगे पीछे नहीं हो सकती। क्या नहीं आगे पीछे हो सकते? इसकी सीक्वेंस मतलब नहीं, ये प्रॉपर सीक्वेंस में चल रहा था। एक मिनट, ये और देखो जरा सा। मैं चाह रहा हूं पहले जरा सा समझ लो कि प्रोटोटाइप से मतलब क्या है। एंड व्हेन वी से अबाउट, व्हेन वी से लो फिडिलिटी प्रोटोटाइप, व्हेन वी टॉक अबाउट लो कॉस्ट प्रोटोटाइप, उसका मतलब है क्या आखिर में? ठीक है, ये देखो जरा। सर तो प्रोटोटाइप एक्चुअल में पेपर पे बनते हैं? जी, प्रोटोटाइप एक्चुअल में पेपर पे बनता है। ये सारे प्रोटोटाइप्स की बात नहीं कर रहा हूं मैं, सिर्फ पेपर प्रोटोटाइप्स की या लो फिडिलिटी प्रोटोटाइप्स की बात कर रहा हूं।
ठीक है। Okay, so your task now is to open the My EE app. Okay. Someone there. Cool. Nice. Nice. Now your task is to register and log in. Okay. सर ये प्रोफेशनली एक्सेप्टेबल होता है? ये जो मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ तो मैंने उनको नहीं बनाए थे। सर वीडियो की आवाज कम कर दें, आपकी आवाज नहीं आ रही। अच्छा, बहरहाल ये जो वीडियोस हैं ये YouTube पे अवेलेबल हैं। यू कैन जस्ट राइट प्रोटोटाइप्स या पेपर प्रोटोटाइप्स एंड देयर आर न्यूमरस वीडियोस जो कि आप देख सकते हैं। डिजाइन थिंकिंग में दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जो पेपर प्रोटोटाइप्स होते हैं। अच्छा, लेकिन ये एक चीज जो आपको समझने की जरूरत है वो ये कि पेपर प्रोटोटाइप्स जो हैं वो होते तो हैं, लेकिन अब हम पेपर प्रोटोटाइप्स की बात कम कर रहे होते हैं। हम क्या कर रहे होते हैं, हम बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स हैं जो कि इस्तेमाल कर रहे होते हैं डिज़ाइन करने के लिए प्रोटोटाइप्स को। ठीक है, उन सॉफ्टवेयर्स में Adobe XD है, उन सॉफ्टवेयर्स में एक वेब सर्विस है जिसको proto.io कहते हैं, और उसके अलावा और बहुत सारी वेबसाइट्स हैं। मैं प्रोटोटाइपिंग के लिए आपको ये वेबसाइट दिखा देता हूँ ज़रा सा, सिर्फ शेयर करने के लिए ताकि आपको क्या होता है? सर ये प्रोटोटाइप आप मतलब कहाँ यूज होता है ये बताएंगे हम आपके उस दौर? देखो, ये जो वेबसाइट अभी आपको नजर आ रही है ना proto.io, ये क्या करती है, आपको कोई भी सॉफ्टवेयर या कोई भी आपको कंप्यूटर मोबाइल ऐप बनानी होती है तो उसका फ्लो आपको डिफाइन कर देती है। बिफोर यू डेवलप अ सॉफ्टवेयर आपको बहुत दफा ये जरूरत महसूस होती है कि आप अपने यूजर को ये दिखा सकें कि जी दिस इज हाउ द सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू वर्क बिफोर यू इवन डेवलप दैट सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो these services like proto.io या Adobe XD ये क्या करते हैं, आपको पूरे सॉफ्टवेयर का या पूरी मोबाइल ऐप का फ्लो डिफाइन करने के लिए और कस्टमर को या यूजर को ये दिखाने के लिए कि जी दिस इज हाउ द वेबसाइट दिस इज हाउ द सॉफ्टवेयर इज गोइंग टू वर्क। वो वर्किंग मॉडल नहीं होता सिस्टम का, वो सिर्फ एक डमी मॉडल होता है। जिस तरह से आपने देखा होगा एक जमाने में डमी फोन्स आते थे, बजाय इसके कि वो कोई फोन टेस्ट करे ये देखने के लिए कि फोन का लुक एंड फील कैसा होगा, वो डमी फोन से डिटरमिन करता था कि जी ये फोन कितना, इसका साइज कितना है, इसका वेट कितना होगा और इसका लुक एंड फील क्या होगा। तो दैट इज व्हाट अ प्रोटोटाइप इज। ठीक है, बट व्हेन इट कम्स टू ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर, हम कोई हार्डवेयर प्रोटोटाइप तो बना नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम सॉफ्टवेयर प्रोटोटाइप बनाते हैं और उसमें दो तरह की कैटेगरीज होती हैं प्रोटोटाइप्स की। एक होती है थ्रो अवे प्रोटोटाइप्स और एक होती है एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप। ये जो पेपर से बनी हुई प्रोटोटाइप आपने देखी ना, दैट इज थ्रो अवे प्रोटोटाइप। इसको हम लो फिडिलिटी प्रोटोटाइप भी कहते हैं। ये क्या होता है, पेपर से बनती हैं, इनमें पेपर, पेन्स, कार्डबोर्ड्स, ये कलर्ड स्टिकर्स, ये सारी चीजें इस्तेमाल होती हैं जस्ट टू गिव द यूजर एन आइडिया एज टू हाउ द सिस्टम वुड वर्क, हाउ द सिस्टम वुड लुक लाइक। ठीक है, इनको थ्रो अवे प्रोटोटाइप कहा इसलिए जाता है क्योंकि इनमें लो कॉस्ट होती हैं ये बहुत, और इनको इस्तेमाल के बाद आप फाड़ फूड़ के फेंक भी सकते हैं। दूसरी जो टाइप है एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप, वो होती है, उसको हम हाई फिडिलिटी प्रोटोटाइप भी कहते हैं। वो होती है ऐसी प्रोटोटाइप कि जिसमें आप एक सिस्टम को डेवलप करते हैं। लेट्स से आपने Adobe XD इस्तेमाल किया सिस्टम डेवलप करने के लिए, इनिशियली तो वो सिर्फ फ्लो बता रहा होगा एप्लीकेशन का, लेकिन आप उसी को डेवलप कर सकते हैं एज एन एप्लीकेशन, उसी को फिर डेटाबेस से कनेक्ट कर सकते हैं। पहले फेज में आप उसको डेटाबेस के किसी एक टेबल से कनेक्ट करेंगे, वो यूजर को दिखाएंगे, यूजर कहेगा हाँ ठीक है, फिर आगे आप और लोगों चीजों से कनेक्ट कर सकते हैं। तो दैट इज व्हाट एवोल्यूशनरी प्रोटोटाइप इज, कि उसी प्रोटोटाइप को आप आगे बढ़ा के एप्लीकेशन में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है, कुछ बेहतर हुई, कुछ क्लियर हुई। अब ऑब्वियसली आप जरा सा और पढ़ेंगे इसके हवाले से, और आई वुड रिकमेंड कि जरा कुछ वीडियोस भी देख लें इसके हवाले से। यूट्यूब पे मैंने कुछ आपको दिखाई भी, तो इट विल मेक थिंग्स मच बेटर एंड मच क्लियरर। शाहम शौकत कुछ पूछ रहे हैं आप या दोबारा गलती से उठाया हाथ?
सर मुझे ये पूछना था कि जो आपने पेपर प्रोटोटाइप बताया है, ये मतलब सिर्फ सैंपल दिखाने के लिए यूज होता है? जी बेटा, ये जो पेपर प्रोटोटाइप्स है ना, ये एक बहुत ही इनिशियल लेवल पे जो यूजर होता है उसको ये अंडरस्टैंडिंग देने के लिए कि दिस इज हाउ द सिस्टम वुड इमर्ज, दिस इज हाउ द सिस्टम वुड लुक लाइक, उसके लिए इस्तेमाल होता है। और हमें ये लग रहा है कि ये क्या यार, ये तो पेपर से बच्चों मतलब जहाज बना रहे हैं और कागज के जहाज बना रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है। पेपर प्रोटोटाइप इज अ वेरी वेरी एसेंशियल एलिमेंट ऑफ पेपर ऑफ प्रोटोटाइपिंग। और क्योंकि इससे कॉस्ट बहुत ज्यादा बच जाती है। आप देखेंगे कुछ और वीडियोस वगैरह तो आपको बहुत आइडिया होगा कि इट इज नॉट जस्ट पेपर, कार्डबोर्ड इस्तेमाल किए जाते हैं इसमें बहुत सारी और एलिमेंट्स होते हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। जी हाफिज मोहसिन। सर ये जैसे आप कह रहे हैं कि हम जैसे कि प्रोटोटाइप यूजर्स को दिखाते हैं ताकि वो देख सकें कि किस तरीके का सिस्टम होगा, लेकिन अगर जो है ये प्रोटोटाइप जो है वो हमें यूजर ही दे, खुद प्रोवाइड करे कि भाई मुझे इस तरीके की मेरी रिक्वायरमेंट्स हैं और मुझे इस तरीके का जो है वो जो है लेआउट चाहिए, तो फिर सर उसके लिए क्या होगा? तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है भाई। यूजर जितनी ज्यादा रिक्वायरमेंट्स देते उतना अच्छा है, उतना अच्छा, उतनी आपको कम मेहनत करनी पड़ेगी रिक्वायरमेंट्स को गैदर करने में। तो सर फिर हमें प्रोटोटाइप्स नहीं बनाने पड़ेंगे? नहीं बनाए, आप डायरेक्ट सिस्टम डेवलपमेंट पे काम करेंगे। फिर आप जब प्रोटोटाइप आपको यूजर बना के दे रहा है तो फिर दोबारा आप प्रोटोटाइप क्यों बनाएंगे भाई? आपका काम क्या होता है बीइंग अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर? आपका काम ये होता है कि जहां अगर यूजर रिक्वायरमेंट्स आपको देता है तो आप प्रोटोटाइपिंग से शुरू करते हैं, अगर यूजर प्रोटोटाइप दे रहा है तो आप डेवलपमेंट से शुरू करते हैं। अगर यूजर आपको लेट से यूजर कहता है कि जी मुझे ये डेटाबेस चाहिए, ये डिजाइन मैंने बना लिया डेटाबेस का, मैं ये डेटाबेस का डिजाइन चाहता हूँ, तो वो फिर रिक्वायरमेंट हो गई ना। अब आप उससे आगे से शुरू करेंगे काम। यूजर कहता है मुझे ये आर्किटेक्चर चाहिए सिस्टम का, आप उससे आगे से शुरू करेंगे काम। ठीक है भाई, यूजर आप कपड़े सिलवाने जाते हैं, आप या तो टेलर को ये कहेंगे कि भाई मुझे इस रंग का कपड़ा चाहिए, तो टेलर उसके आगे से काम शुरू करेगा ना। वरना अगर आप टेलर को नहीं बताएंगे या कहीं पे बीच जाएंगे कपड़ा लेने के लिए तो वो आपसे पूछेगा भाई आपको कौन से रंग का कपड़ा चाहिए। बात समझ रहे हैं? जी जी सर। ठीक है, तो मेरा ख्याल है कि हम इसको यहीं तक रखते हैं।